Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 16, Fundamental Rights and Fundamental Duties. So everyone, take out your SST book and open page number 109. Chapter number 16 is Fundamental Rights and Fundamental Duties. Fundamental rights means हमारे मौलिक अधिकार and fundamental duties is हमारे मौलिक जो हमारे ड्यूटीज होती हैं कि ये हमें कुछ काम करना है. ठीक है. राइट्स आप सभी को पता है. राइट्स मीन्स क्या होता है? अधिकार. जो भी हमारे अधिकार होते हैं हमें मिले होते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं. और ड्यूटीज जैसे आप लोगों को स्कूल में भी, घर पे भी किसी काम की, छोटे मोटे काम की ड्यूटी मिल जाती है ना कि आपको ये काम करना है. सो दैट इज नॉन एज ड्यूटीज. ऑन 15th August 1947 इंडिया गेन्ड इट्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. 15 अगस्त 1947 को इंडिया को किससे फ्रीडम मिला? किससे आज़ादी मिली? ब्रिटिशर्स से, अंग्रेज़ों से. जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करने आए थे, जिन्होंने 200 साल तक राज किया था, उनसे हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली. आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स वर नीडेड टू गवर्न द कंट्री. इंडिपेंडेंस क्या होता है? हमारी जो आज़ादी मिली है, जब हम फ्री हो गए थे, हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाने की ज़रूरत थी जिससे कि कंट्री को ठीक तरह से चलाया जा सके. दीज आर एनरिच्ड इन अ बुक और डॉक्यूमेंट नॉन एज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. ये सभी जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं एक बुक में और एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखे गए हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, जो कि हमारे लैंड का, इंडिया के सुप्रीम लॉज है. कुछ जो राइट्स और ड्यूटीज लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारी इंडिया के प्राथमिक लॉ है, सबसे ऊपर की, सबसे जो हाई लेवल के हमारे कानून और नियम हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब पास किया था? 26 नवंबर 1949 में. और इस जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए थे, वो वर्क कब से करने स्टार्ट हुए थे? 26 जनवरी 1950 से. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोथ ऑफिशियल हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखी गई हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड. जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री की. सॉवरेन मीन्स जितने भी पॉलिटिकल पावर्स हैं उन सब में सबसे हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. एंड द सिटीजन्स आर गारंटीड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अकम्पेन्ड बाय द फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल. और हमारी कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ उनको पूरा हक है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स लें और उसके साथ साथ वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी पूरा करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अबाउट फंडामेंटल राइट्स. दीज आर द बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स एंटाइटल्ड टू एवरी इंडियन सिटीजन. यहाँ पे कुछ आज़ादी के कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो कि हर सिटीज़न को मिलनी चाहिए, जो कि अधिकार मिले गए हैं हर किसी इंसान की आज़ादी के लिए. उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो अभी हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. इंडिया का हर एक सिटीजन कानून की नज़रों में, कानून की आंखों में इक्वल है. नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ. कोई भी सिटीजन के बीच में भेदभाव नहीं हो सकता कास्ट को लेकर, उसकी जाति को लेकर, रेस को लेकर, सेक्स को लेकर कि मेल और फीमेल है, रिलीजन को लेकर, जैसे कि धर्मों के बीच में किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा. और वो कहाँ पर
उसने जन्म लिया है उसके अकॉर्डिंग। द सिटीजन शैल नॉट बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस सच एज शॉप्स, होटल्स एक्सेट्रा। और किसी भी सिटीजन को कहीं भी आने जाने से रोक नहीं है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे आने जाने से रोक नहीं है, जैसे कि शॉप्स, होटल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर किसी सिटीजन को इस चीज़ का अधिकार है कि वो अपनी बातों को बोल सकता है और उनको एक्सप्रेस कर सकता है। टू असेंबल पीसफुली एट विदाउट आर्म्स, वो अपनी बातों को बड़ी शांति के साथ बता सकता है। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, वो कोई संघ बनाकर भी या कोई यूनियन बनाकर भी जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों वहाँ पर भी अपनी चीज़ों को रख सकता है। टू मूव फ्रीली, कहीं भी आराम से आ जा सकता है। रिसाइड एंड सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और कहीं पर भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर वो सेटल हो सकता है। थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइट, right against exploitation. This act prohibits traffic in human beings and forced labor like beggar. इस एक्ट के अंदर, इस राइट के अंदर क्या किस चीज़ पर रोक लगाई गई है कि जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उन सब पर रोक लगाई गई है। और जैसे कि कोई भी फोर्सफुली किसी को अपने यहाँ पर मजदूर बनाकर काम करवा रहा है या फिर किसी से ज़बरदस्ती भीख मंगवा रहा है एज अ बागर, तो उस चीज़ पर यहाँ पर रोक लगाई गई है। No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory, mine or any hazardous employment. कोई भी चाइल्ड 14 ईयर्स से कम की एज का कोई भी बच्चा किसी भी फैक्ट्री में एज एन एम्प्लॉय वर्क नहीं कर सकता है और किसी भी हजारियस मीन्स किसी भी डेंजरस जगह पर वर्क नहीं कर सकता है। फोर्थ वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिलीजन। सभी लोगों को ये अधिकार है कि ये हक है उनको कि वो फ्रीली अपना धर्म खुद से चुन सकते हैं। एवरी रिलीजियस सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। सभी धर्म बराबर हैं, इसीलिए हर किसी को अपनी खुद के धर्म चुनने का पूरा अधिकार है और कोई भी किसी और के धर्म को कुछ नहीं कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Any section of citizens residing in any part of the territory of India with a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. कोई भी सेक्शन सिटीजन का कहीं पर भी हमारी इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर आराम से रह सकता है, अपनी भाषा के साथ, अपने कल्चर के साथ, जिस भी तरह से वो रहना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो कहीं पर भी जाकर रह सकता है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ दैम। और किसी भी सिटीज़न को कहीं पर भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी शिक्षा प्राप्त करने वाली जगह पर जाने से रोक टोक नहीं है, वो आराम से अपना एडमिशन ले सकता है जो भी स्टेट के द्वारा वहाँ पर बनाई गई है, या फिर जैसे भी वहाँ पे किसी भी स्टेट में अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो वहाँ जाकर अपना एडमिशन ले सकता है। सिक्स्थ वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। This act empowers a citizen to move a court of law in case his or her fundamental rights are denied. ये एक्ट किस लिए बनाया गया है? ये अधिकार इसलिए बनाया गया है जिससे कि अगर किसी भी नागरिक को उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं तो वो कहाँ पर कानून के पास जाकर या कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ऑन 1 अप्रैल 2010 द राइट टू एजुकेशन केम इनटू फोर्स, मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन चलाया गया था, राइट टू एजुकेशन वर्क में आया गया था, जिसके अंडर क्या है कि सभी चिल्ड्रन को 6 to 14 ईयर्स के बीच की एज ग्रुप के सभी चिल्ड्रंस को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। However, the fundamental rights can be suspended if the President of India declares a state of emergency in the country owing to war, failure or governmental machinery or financial instability. हालांकि जितने भी हमारे अधिकार हैं जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उन पर रोक भी लगाई जा सकती है अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट अगर डिक्लेयर करते हैं, मीन्स अगर
कोई हमारी मीन्स हमारी इंडिया में कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि कोई युद्ध हो जाए या फिर कोई फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो जाए, तो उस टाइम पर हमारे अधिकारों पर रोक भी लगाई जा सकती है कुछ समय के लिए। और वो किसके अंडर होता है, कौन ये सब कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ वी हैव टू रीड अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारी जो मौलिक ड्यूटीज़ हैं, जो भी हमें काम करने होते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो द क्राइटेरिया दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या बताया गया है कि जितने भी हमारे अधिकार हैं और जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं वो सब एक साथ चलें। अकॉर्डिंग टू दिस इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। और इन सब के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें बताई गई हैं, ये सब इंडिया के हर किसी सिटीजन की, हर किसी नागरिक की ड्यूटी है। फर्स्ट वन इज टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार और हमारे ड्यूटीज़ लिखी गई हैं, हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ लिखी गई हैं, हम उनका पालन करें, साथ ही साथ अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वैन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें और नेशनल सर्विस मीन्स, और हम जो भी अगर ज़रूरत पड़ने पर हम या फिर हम जितने भी अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ कुछ नेशनल सर्विस भी अपनी कंट्री को दें, कुछ उनके लिए काम कर सकें। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज एंड कल्चर। अपने हेरिटेज की, अपने इतिहास की और अपने कल्चर की हम वैल्यू करें, उसको मानें और उसकी रक्षा करें। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करें। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। जितनी भी हमारी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी साइंटिफिक टेम्पर है, उन सबको डेवलप करें, उनमें और नई नई तकनीक लेकर आएँ और साथ ही साथ उनमें नए नए सुधार लेकर आएँ। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव स्फेयर्स। अपने ही इलाके में हमें जितने भी हम अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करें, अच्छे काम करें। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेशनल एनवायरनमेंट। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, अब जितना भी हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको बचाएं और उसमें और अच्छे अच्छे काम करें, जिससे कि जैसे हम वाटर को बचा सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं। ये सब हमें अपने एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए करनी चाहिए। टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। आपस में हमारे भाईचारे की भावना होनी चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ एकता बनाए रखें और सबके साथ चलें। Now, the last topic is directive principles of state policy. These are guidelines which the government must follow while framing laws for the country for the welfare of people. ये कुछ ऐसी guidelines है जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए लोगों की भलाई के लिए। जो भी वो काम करती हैं उन सब के लिए कुछ कानून नियम बनाए गए हैं जिससे कि लोगों के वेलफेयर के लिए और अच्छे से अच्छे काम किए जा सकें। They are not enforceable by a court of law but are desirable for better governance. ये किसके लिए बनाए गए हैं? जिससे कि जो भी हमें जो भी गवर्न करता है, जो भी हमें लीड करता है, वो और अच्छे से हमारा ध्यान रख सके, हमारे लिए अच्छे अच्छे काम कर सके। सम ऑफ दैम आर एज फॉलोज। इनमें से कुछ हैं। प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू सिटीजन्स। सभी सिटीजन्स को ठीक से रहने के लिए जगह प्राप्त हो। To organize village panchayats, enabling them to become unit of self government। और विलेज पंचायत टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कराई जाए और जो अलग से सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाए। आपने इस क्लास 4 में भी पढ़ा होगा सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? जो टाउन्स की और सिटीज़ की कुछ अपनी गवर्नमेंट होती है, जैसे टाउन्स की और विलेजेस की। विलेजेस में जैसे पंचायत होती हैं, टाउन्स वगैरह में टाउन्स और सिटीज़ में क्या होती है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटी। इस तरह से ऑर्गेनाइज करें। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और जितने भी सोसाइटी के कमज़ोर इलाके हैं, कुछ वीक इलाके हैं, वहाँ पर अच्छे से अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स उन्हें फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कराया जा सके। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम। इस तरह से गवर्नमेंट को इस तरह से वर्क्स अरेंज करने चाहिए जिससे कि लोगों की इनकम में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी ना हो। टू
provisions for proper conditions of work and for maternity leave. कुछ नियम कानून बनाने जाने चाहिए काम को लेकर इस तरह के कुछ अच्छे नियम और नियम बनाने चाहिए, जैसे कि कभी मैटरनिटी रिलीफ के लिए कुछ अच्छे नियम कानून बनाए जा सकें, जिससे कि जो लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, वो अपना वर्क बहुत अच्छे से कर सकें और उनको कुछ टाइम के लिए लीव दी जा सके. Now we have to read this chapter in brief. The Constitution of India came into effect on 26 January 1950. जो हमारे इंडिया का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वो कब स्टार्ट हुआ था, कब इफेक्ट में आया था? 26 जनवरी 1950 को. The rights of the citizens known as fundamental rights are enforceable by a court of law. हम सभी सिटीजन्स के लिए अधिकार बनाए गए हैं, जिनको क्या कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स. द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स आर नॉन एज फंडामेंटल ड्यूटीज़. और जितने भी सिटीजन्स की ड्यूटीज़ होती हैं उन सबको क्या नाम दिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस विच द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो वाइल रूलिंग द कंट्री. और गवर्नमेंट को भी इन सब जो भी गाइडलाइंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर लिखी गई हैं उन सब को अच्छे से उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छे से अच्छे काम कर सके. और जब भी वो किसी कंट्री को रूल कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, तो वो लोगों की भलाई के लिए और ज़्यादा अच्छे काम कर सकें. ओके, नाउ आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली and watch the video carefully. Okay, thank you. Bye bye.